हाय। देखेंगे वन जीन वन हाइपोथेसिस। क्या सीखेंगे बच्चों? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस मतलब क्या निकल रहा है इसका कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जीन क्या होते हैं। जीन बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये कैसे करते होंगे? देखिए जैसे कि क्या है बच्चों, ये डीएनए है और डीएनए में क्या प्रेजेंट है? जीन। क्या प्रेजेंट है? जीन। ये जीन क्या कोड करता होगा? मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए बनाता होगा प्रोटीन। ये मैसेंजर आरएनए बनाता होगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन एंजाइम, यहाँ पर देखिए प्रोटीन बनाता है, एंजाइम भी हो सकते हैं, यहाँ पर हार्मोन भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जीन यहाँ पर, यदि हम प्रोटीन यहाँ पर एंजाइम ले लें, एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो एक जीन किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या कर रहा है? सिंथेसाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हमने समझ लिया कि ये मैसेंजर आरएनए बनाता है और फिर मैसेंजर आरएनए उस पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करता होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में। इसको सीखने से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा देखते हैं गैरॉड को। हम देखते हैं बच्चों गैरॉड को। गैरॉड कौन है? ये ब्रिटिश के फिजिशियन हैं, बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने अपनी बुक में दो बीमारियों की चर्चा किया था, अल्कैप्टोन्यूरिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। और किसकी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। और बताया कि ये किसी एक एंजाइम के एब्सेंस की वजह से कॉज होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना फिनाइल कीटोन्यूरिया में कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा था? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करवाता था? ये करवाता था फिनाइल क्या करवाता था बच्चों? फिनाइल एलानीन को क्या करवाता था? टायरोसिन में कन्वर्ट करवाता था ना, टायरोसिन में कन्वर्ट करवाता था। यदि ये एंजाइम ही बनना बंद हो गया, क्योंकि जो इस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था उसमें हो गया म्यूटेशन, तो ये बनना क्या हो गया था? बंद हो गया था, जिससे इसका डिपोजिशन होने लग गया था। उसी को हमने कहा था फिनाइल कीटोन्यूरिया, और उसके डिपोजिशन से जो जो भी अफेक्ट थे उसको भी हमने वहाँ पर देख लिया था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे बीडल एंड टॉटम का एक्सपेरिमेंट। देखिए बीडल एंड टॉटल ने क्या किया कि प्रपोज किया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। कब किया? इन 1942 में। कब किया बच्चों? 1942 में। और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ये जो न्यूरोस्पोरा क्रैसा है बच्चों, ये क्या है? ये फंगस है। क्या है? ये फंगस है। क्या है? फंगस है। और इस न्यूरोस्पोरा क्रैसा को क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाता है। किसको? न्यूरोस्पोरा क्रैसा को। और इसको पिंक माउल्ड बच्चों, पिंक माउल्ड या रेड माउल्ड, पिंक माउल्ड या रेड माउल्ड भी कहा जाता है। तो इतनी बात आपको न्यूरोस्पोरा के बारे में ध्यान देनी है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या पिंक माउल्ड या रेड माउल्ड भी इसे कहा जाता है। देखिए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इसको बच्चों थोड़ा सा मिटा दें। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया,
थोड़ा सा यहाँ समझ लें तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्होंने किया क्या कि वाइल्ड टाइप के स्पोर लिए, मतलब ये क्या है, वाइल्ड टाइप क्या है, न्यूरोस्पोरा के स्पोर लिए। देखिए वाइल्ड टाइप का मतलब क्या बच्चों, वाइल्ड टाइप का मतलब ये है कि जो नेचुरली, मतलब इनको सिर्फ आप वो चीज़ दे दीजिए जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बाकी अपनी सारी चीज़ें खुद बना लेते हैं, तो इनको कहा गया वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करवाया, इनकी ग्रोथ करवाई, और इस मीडियम में उन्होंने क्या क्या डाला, इस मीडियम में उन्होंने डाला शुगर, इस मीडियम में उन्होंने क्या डाला, शुगर, और क्या डाला, और डाला साल्ट, शुगर डाला, साल्ट डाला, और क्या डाला बच्चों, और डाला उन्होंने बायोटिन विटामिन डाला उन्होंने, और इसको ग्रो होने दिया। देखा क्या कि ग्रोथ हो रही, बढ़िया से हो रही है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ से हमको मिल गए। क्या मिल गए बच्चों, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ से मिल गए। ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर हैं, यहाँ से हमें मिल गए, बढ़िया से ग्रोथ हुई। तो इन एसेक्सुअल स्पोर्स को उन्होंने क्या किया, अब देखिए बच्चों ये जो मीडियम है ना, इसको बोलेंगे मिनिमल कल्चर। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमल कल्चर। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमल कल्चर। यहाँ पर देखिए दिखाया गया, ये मिनिमल कल्चर बोलते हैं, जिसमें क्या था, शुगर था, साल्ट था, विटामिन है, बायोटिन विटामिन है, लेकिन कोई भी अमीनो एसिड बच्चों यहाँ पर नहीं था। क्या नहीं था, अमीनो एसिड उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पर नहीं दिया। बढ़िया से ग्रोथ हुई और हमें मिल गए एसेक्सुअल स्पोर्स। उन्होंने क्या किया, इस स्पोर पर एक्सरे डाला। एक्सरे पढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे म्यूटेटेड। ये क्या हो जाएंगे, इनमें हो जाएगा म्यूटेशन। तो इन स्पोर को हम कहेंगे म्यूटेटेड स्पोर। इनको क्या कहेंगे बच्चों, म्यूटेटेड स्पोर, क्योंकि यहाँ पर हो गया म्यूटेशन। आप डाल रहे हैं क्या, एक्सरे, इसकी वजह से हो गया इनमें म्यूटेशन। तो आप इन स्पोर्स को क्या कहेंगे, म्यूटेटेड स्पोर हैं। ये क्या है बच्चों, म्यूटेटेड स्पोर हैं। अब इन म्यूटेटेड स्पोर को जब उन्होंने मिनिमल कल्चर में डाला, किसमें, मिनिमल कल्चर में डाला, जिसमें ये चीज़ें थी, तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई। यहाँ पर कोई भी ग्रोथ, कोई भी न्यूरोस्पोरा देखने को नहीं मिले। जब इन स्पोर को हमने यहाँ डाला, और ये कैसा कल्चर है बच्चों, ये मिनिमल, क्या है, मिनिमल कल्चर। मिनिमल कल्चर का हम मतलब समझ चुके हैं कि जहाँ पर क्या होगा, शुगर होगी, साल्ट होगा और विटामिन होगी, लेकिन कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पर नहीं होगा। तो देखा गया कि यहाँ पर ग्रोथ इनकी नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा यार यहाँ तो ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पर क्यों नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि इनको, ये जो म्यूटेटेड स्पोर हैं, इनको ग्रो करवाया कंप्लीट मीडियम में। बच्चों इनको कहाँ पर ग्रो करवाया, कंप्लीट मीडियम में। इनको जो है, इन म्यूटेटेड स्पोर को उन्होंने कहाँ ग्रो कराया, देखिए ये क्या है, उन्होंने इस मीडियम में को क्या बनाया, कंप्लीट मीडियम। इसको क्या बनाया बच्चों, कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने अमीनो एसिड भी ऐड कर दिया, एमिनो एसिड भी ऐड कर दिया। मतलब ये जो मीडियम है, ये जो कल्चर मीडियम है, यहाँ पर क्या होगा, आपका शुगर होगा, जो पहले से थे वो तो होंगे ही, शुगर होगा, जो पहले से थे बच्चों वो तो होंगे ही, शुगर है, साल्ट है, और क्या है, और आपका विटामिन है, लेकिन ऐड कर दिया उन्होंने अमीनो एसिड। तो अब इसको कहा जाएगा कंप्लीट कल्चर मीडियम। इसको कहा गया कंप्लीट कल्चर मीडियम, और देखा गया कि बहुत बढ़िया से ग्रोथ हो रही है, बहुत बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो म्यूटेटेड स्पोर है बच्चों, जिनमें म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पर अमीनो एसिड वाला कोई लफड़ा ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अमीनो एसिड डाला तो ग्रोथ होने लग गई। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, यहाँ पर ऐसे जीन में म्यूटेशन हुआ है, ऐसे जीन में म्यूटेशन हुआ है जो अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर जो जीन में म्यूटेशन हुआ है वो क्या बनाएगा, वो बताइए, वो ऐसा एंजाइम नहीं बना पा रहा है जो अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ है, तो म्यूटेशन ऐसे जीन में हुआ है
जो अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कौन बनाएगा? कोई एंजाइम बनाएगा। जैसे कि यहाँ से हमने देखा था कि कोई एंजाइम यहाँ से जीन से वो एंजाइम निकलना बंद हो गया जो अमीनो एसिड को बनाता रहा होगा। इस वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने अमीनो एसिड डाल दिए तो इनकी ग्रोथ शुरू हो गई। तो अब बात आती है कि वो अमीनो एसिड कौन सा है। अब अमीनो एसिड पता लगाने की होड़ लग गई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने ये देखिए इस मिनिमल में उन्होंने अमीनो एसिड ऐड कर दिया बच्चों, तो यहाँ पर ग्रोथ होने लग गई। तो देखिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के क्या किया, अमीनो एसिड यहाँ से ले लिया। देखिए यहाँ से उन्होंने डिफरेंट अमीनो एसिड एक एक करके ले लिया। जैसे इस टेस्ट स्ट्रिप को लिया, इसमें देखिए उन्होंने डाला एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन। इस तरह से उन्होंने क्या डाला, अलग अलग अमीनो एसिड डाला, क्योंकि उन्हें ये पता लगाना था ना कि कौन से अमीनो एसिड की वजह से ग्रोथ रुकी है। तो देखिए किसी में भी ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ उसमें ग्रोथ हुई जहाँ पर प्रेजेंट था आर्जिनिन। जहाँ पर बच्चों क्या प्रेजेंट था, आर्जिनिन। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो म्यूटेटेड स्पोर है उसके उस जीन में म्यूटेशन हुआ है जो आर्जिनिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उन्होंने बताया कि इस जीन में म्यूटेशन हुआ है जो उस एंजाइम को बनाता रहा है, उस एंजाइम को बनाता था जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आर्जिनिन के लिए। अब इस जीन में हो गया म्यूटेशन, एंजाइम बनना हो गया बंद, तो यहाँ से आर्जिनिन भी बनना हो गया बंद। और इस वजह से क्या हुआ बच्चों कि ग्रोथ यहाँ पर रुक गई थी। तभी तो हमने यहाँ पर डाला क्या, आर्जिनिन। ग्रोथ यहाँ पर शुरू हो गई थी, सिर्फ देखिए यहीं पर ग्रोथ हुई थी, बस आर्जिनिन की यहाँ पर कमी थी। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को कंक्लूड करते हुए कहा कि देखिए यही है आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, कि एक जीन यदि कोई ख़राब हो जाए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है तो फिर उसका काम रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने बनाया, ये क्या है बच्चों, क्रोमोसोम है या कह लीजिए डीएनए है। तो एक जीन का क्लस्टर ये है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको कि मान लीजिए ग्लूटामेट जो है ये आपका कोई सबस्ट्रेट है। ये क्या है बच्चों, ये सबस्ट्रेट है। ये ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ये जीन कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है जिसको बोल रहे हैं एंजाइम ई। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंजाइम ई। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्निथीन में। यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो ये ऑर्निथीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार देखिए ये जो ऑर्निथीन है ये कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में, किसकी प्रेजेंस में, इसके लिए देखिए कोई दूसरा जीन है जो एंजाइम बना रहा है, उसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पर कन्वर्ट होता है। अब ये यदि एंजाइम नहीं बनेगा तो ये वाला ऑर्निथीन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ से ये वाला कोई एंजाइम बना रहा है जिसकी वजह से सिट्रुलिन कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनोसक्सिनेट में, और यहाँ से कोई एंजाइम बनाता है, ये वाला जीन क्या बनाता है, कोई एंजाइम बनाता है, इसका नाम यहाँ पर बताया गया एंजाइम एच, जिसकी प्रेजेंस में ये आर्जिनोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनिन में। आर्जिनिन में, इसका मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पर हो गया था म्यूटेशन। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो न्यूरोस्पोरा के सीड थे कहाँ पर म्यूटेशन हो गया था, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया था। यहाँ पर यदि म्यूटेशन हो गया तो ये एंजाइम बनना हो गया बंद, तो क्या होगा, ये आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। तो देखिए जीन दैट वाज डैमेज। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक जीन एक एंजाइम के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उसको बनाता है, सिंथेसाइज करता, कोड करता है। तो यहाँ से देखिए इन्होंने इस तरह से कंक्लूजन निकाला कि वन जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम, और उस एंजाइम की एब्सेंस में उसकी जो चेंज कर रहा होगा, जो भी इफेक्ट डाल रहा होगा वो रुक जाता है। दिस वॉज कॉल्ड द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो बच्चों ये था आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। हालांकि इसमें बाद में थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या है ये सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा क्या है? देखिए आपका डीएनए पड़ा हुआ है कहाँ पर? न्यूक्लियस में। डीएनए बच्चों कहाँ पर पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस में। और अभी हमने देखा कि जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? प्रोटीन को बनाने के लिए। तो आपका यहाँ पर क्या है? जीन है। डीएनए में क्या है? जीन है। ये पड़ा हुआ है बच्चों कहाँ पर? आपका न्यूक्लियस में। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये आपकी पूरी हमने सेल बना दिया। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो वहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? इसी की इन्फॉर्मेशन देता है आपका सेंट्रल डॉग्मा। देखिए यहाँ पर होता क्या है बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि देखिए इसमें बताया जाता है कि आपका जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में को कोड करता है। इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना किस प्रोसेस के द्वारा होता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद भी करनी है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। जिसमें क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस कहलाती है आपका ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस बच्चों कहलाती है आपका, लाइट थोड़ा चली गई है, अंधेरा हो गया है, आपको दिख रहा होगा शायद। देखिए बोर्ड तो दिख ही रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते होंगे? डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते होंगे? इसको कहते हैं बच्चों रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस देखे गए जहाँ पर मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा था, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा था। इसके चलते क्या किया गया कि इस सेंट्रल डॉग्मा को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनना, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनना, इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ पर पाया गया? ये पाया गया रेट्रोवायरसेस में। कहाँ पर बच्चों? रेट्रोवायरसेस में ये देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। वो एंजाइम कौन सा है? उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये चीज़ आपको एकदम लर्न होनी चाहिए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बनना प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? रेट्रोवायरसेस में। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? रेट्रोवायरसेस में। और एंजाइम इसके लिए कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आपका था सेंट्रल डॉग्मा। अब बच्चों इसी में जो है हम लोग आगे देखेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो हमने डीएनए को देखा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आरएनए को। आरएनए का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? नहीं आ रहा है। चलने दीजिए ना, कोई बात नहीं, लिखते तो बंद थोड़े ना करेंगे।
देखिए आरएनए जो है बच्चों, यही था आपका फर्स्ट, जब खोजा गया था तो आरएनए ही क्या था, वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं था फर्स्ट जाकर के आपका डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। देखिए वही चीज आ गई कि डीएनए क्या है आपका, आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ में। इसी वजह से क्या हुआ है कि जो डीएनए है आपका वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे, आरएनए से। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। हाँ देखिए वही बात बताएगी कि आरएनए क्या है, कि जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में। कौन सा वायरस है, देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस। ये क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें जो है आपका आरएनए